हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यू के थ्रू भारत एवं विश्व का भूगोल क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। सभी को मिलकर के खगोलीय पिंड कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, पृथ्वी हुई, उल्कापिंड हुआ, वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के, तो देखते हैं दोस्तों डिटेल में। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं और अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों की बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि भी 7 तारों का एक समूह यानी बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है। एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन पिंडों को ग्रह कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, ग्रीक प्लेनेट से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण या चारों ओर घूमना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। एकदम सही है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से चौथा व आकार के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए डिटेल से देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है दोस्तों, जो कि एक पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी पर, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा तथा आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बुध के नज़दीक बृहस्पति, सूर्य के नज़दीक बुध होता है, उसके बाद आपका दोस्तों शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, वरुण और फिर आता है वरुण। सबसे बड़ा दूरी पे दोस्तों वरुण और सबसे नज़दीक बुध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न दिए ग्रह में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। दोस्तों आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र और मंगल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं तथा चट्टानों के बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। नीचे दिए गए ग्रह में से कौन सा बाह्य ग्रह कहलाता है। दोस्तों आंतरिक ग्रहों के अलावा जो ग्रह रहेंगे उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। जैसे कि बृहस्पति हुआ, नेपच्यून हुआ, यूरेनस हुआ, शनि हुआ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। बाह्य ग्रह सूर्य के बहुत दूर स्थित होते हैं तथा बड़े आकार के होते हैं दोस्तों।
ये गैसों व तरल पदार्थों के बने होते हैं, जैसे बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल में सभी ग्रहों में सबसे कम है, एकदम सही है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, एकदम सही। व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, मंगल और बुध ग्रहों के बीच। तारों, ग्रह व उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और ये मंगल और आपका बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगला दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, वरुण, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि यह आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जलवायु व जल एवं वायु की उपस्थिति है, जीवन के लिए आवश्यक दिशाएं बनाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें हरे रंग की दिखाई देती है। गलत है दोस्तों, नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग यहाँ पर वनों के कारण होता है, यह भी गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है, जो कि पृथ्वी के 2/3 सतह पर जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो दोस्तों ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड उपयुक्त सभी से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, एकदम सही है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। सूर्य के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार फैला हुआ है, जिसे कक्षा कहते हैं। अगला है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये आकार में घनत्व एवं व्यास लगभग पृथ्वी के बराबर है इसका। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है दोस्तों। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बृहस्पति एवं बुध। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस, अरुण। सूर्य, शुक्र और यूरेनस यानी कि अरुण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, जबकि अन्य ग्रह सुई की दिशा में लगाते हैं, जबकि अन्य ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, एकदम सही है दोस्तों। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों के बने होते हैं, यह भी ठीक है। हमारे सौरमंडल में
हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्रकृति का उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला और तीसरा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बृहस्पति के पास। शनि के पास 62 हैं दोस्तों, बृहस्पति के पास 69 हैं, मंगल के पास 2 हैं और पृथ्वी के यूरेनस के पास 27 हैं और दोस्तों पृथ्वी के पास है आपका 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, एकदम सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, यह गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है दोस्तों, और यह इतना बड़ा इसलिए चमकता है क्योंकि यह हमारे अन्य ग्रहों व खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नजदीक है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, एकदम सही है दोस्तों। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्षय पर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक गलत है, बराबर है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा होता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्षय पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता था। यह चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय में अपने अक्षय पर एक चक्कर पूरा करने वाले लगने वाले समय के समान यानी बराबर होता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। अब दोस्तों इसका स्ट्रेटेजी के नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है, एकदम सही है। खुले आकाश में फैले एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है आकाशगंगा कहलाती है, यह भी ठीक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों, विषुववृत्त के संदर्भ में विचार कीजिए। विषुववृत्त 0 अक्षांश को कहा जाता है, एकदम सही है दोस्तों। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, यह सही है। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, यानी कि विषुववृत्त रेखा पर सबसे अधिक होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दोस्तों विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को मापने को अक्षांश कहते हैं। इस विषुववृत्त के दोनों ओर ध्रुवों की ओर अक्षांशों को मापा जाता है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। विषुववृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करने के लिए, चलिए देखते हैं। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? दोस्तों कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को। मकर रेखा बोला जाता है दोस्तों 23.5 दक्षिण अक्षांश को। उत्तरीय ध्रुव व्रत बोलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको उत्तरीय ध्रुव बोलते हैं 66.5 उत्तरी अक्षांश को। दक्षिण ध्रुव व्रत बोलते हैं दोस्तों 66.5 दक्षिण अक्षांश को, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का हो गया आपका तीसरा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। विषुववृत्त 0 अक्षांश को कहा जाता है। उत्तरीय ध्रुव 90 अंश उत्तर को, दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं। उत्तरीय गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध को, विषुववृत्त में 66.5 उत्तर से उत्तरीय ध्रुव व्रत आर्कटिक व्रत कहलाता है दोस्तों। विषुववृत्त से 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत
अटलांटिक वृत्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का शीत क्षेत्र कहलाता है, गलत है दोस्तों। यह दोस्तों आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा और विषुववृत्त रेखा के क्षेत्र का शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, यह गलत है दोस्तों। ये आपका दक्षिण ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों में सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी ऊष्मा होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तरी ध्रुववृत्त व दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब दोस्तों अगला, उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुववृत्त व दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त व दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, इसलिए इस क्षेत्र की सूर्य की क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है दोस्तों। चलिए थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं, ये रहा आपका, तो यहाँ से हो गया आपका विषुववृत्त 0 अक्षांश, इसके बाद ये रह गया आपका 23.5 दोस्तों नॉर्थ हो गया, और ये दोस्तों इसके बाद नीचे हो गया आपका 23.5 साउथ, और इसके बाद नीचे हो गया दोस्तों 66.5 हो गया आपका साउथ में, और ये हो गया आपका 66.5 दोस्तों नॉर्थ में। अब दोस्तों ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र को कहते हैं आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दोस्तों ये वाला और ये वाला 66 वाले को बोलते हैं हम लोग, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला ध्रुवों की तरफ इसे बोलते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ठीक है? विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है, एकदम सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है, गलत है दोस्तों। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है दोस्तों। विषुववृत्त से उत्तर में उत्तर की ओर सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुववृत्त से दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ को क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका देशांतर यामोत्तर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को यामोत्तर रेखाएं कहा जाता है। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांशों के अलावा यह जानना आवश्यक है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर को यामोत्तर में पूर्व से पश्चिम के उन स्थानों की दूरी होती है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुववृत्त रेखा पर अधिकतम 111.3 और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 अक्षांश होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी प्रधान यामोत्तर आवश्यक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य? प्रमुख यामोत्तर यानी 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, एकदम सही है। 180 पूर्व व 180 पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, सही है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह गलत है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी।
पृथ्वी को अपने अक्षय पर एक अंश घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 4 मिनट। चलिए देखते हैं 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 अंश घूमती है दोस्तों। तो 1 घंटे में जो आपका 15 अंश घूमेगी और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, यानी 15 अंश घूमने में 60 मिनट लगते हैं, तो 1 अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 अंश पूरब में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के बीच में कितना अंतर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 घंटा 20 मिनट। जैसे कि दोस्तों 1 अंश बराबर 4 मिनट है, तो 20 अंश बराबर का 80 मिनट लगेगा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। भारत के किस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 82.5 पूर्वी देशांतर को। भारत के गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के समय में लगभग दोस्तों 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के माध्यम भाग से होकर गुजरने वाली यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। दोस्तों भारत में 82.5 पूर्वीय देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन ए 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पृथ्वी की गतियों से संबंधित देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पृथ्वी का अपने अक्षय पर घूमना घूर्णन कहलाता है। एकदम सही है दोस्तों। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, यह भी ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्षय पर निरंतर घूमती रहती है, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है और इसे घूर्णन कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा में पृथ्वी को परिक्रमण करने में पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्षय पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 23.5 अंश। अगला है दोस्तों, प्रदीप वृत्त किसे कहा जाता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करते हैं, गलत है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप वृत्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं के परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरायण कहा जाता है। दक्षिणायन के संबंध में विचार किए, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, एकदम ठीक है दोस्तों। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में छोटे दिन और लंबी रात होती हैं, गलत है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए और बी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषुववृत्त के संबंध में विचार कीजिए। अवस्था में सूर्य की किरणें विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती हैं, एकदम सही है दोस्तों। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यह भी ठीक है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, यह भी ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुववृत्त कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। आधे वर्ष कितने दिन होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 366, जबकि साधारण ईयर में 365 वर्ष दिन होते हैं दोस्तों। मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पठारों को भी किया जाता है, पर्वतों को भी, मैदानों को भी और महासागरों को भी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, भौतिक मानचित्र की बात कर रहा है, यानी फिजिकल मानचित्र में इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों, नगरों और शहरों और गांवों और विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राजनीतिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
सिंथेटिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? सड़कों को भी किया जाता है, वर्षा मानचित्र को भी, और वन व उद्योग वितरण दर्शाने वाले क्षेत्रों को भी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान द्विबिंदु कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उपयुक्त सभी को द्विबिंदु कहा जाता है। मानचित्र के संदर्भ रूढ़ प्रतीक किन के लिए होते हैं? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त व स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं, रेखांकित मानचित्र कहलाते हैं। एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। दोनों ठीक है। जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाएं शामिल होती हैं? तो दोस्तों इसमें जल, बर्फ, जलवाष्प सभी अवस्थाएं शामिल होती हैं। जैव मंडल के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, उपयुक्त सभी को। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। दूसरा है दोस्तों K2 कॉडविन ऑस्टविन, जो कि समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचा। तीसरा है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि 8556 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर है। दोस्तों पृथ्वी पर महाद्वीपों के आकार का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिका। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा है आपका एशिया, उसके बाद आता है आपका अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिण अमेरिका, फिर अटलांटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। एशिया व यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में क्या शामिल होता है? यूराल पर्वत और यूराल नदी, उपयुक्त दोनों शामिल है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर करक, मकर और विषुववृत्त तीनों रेखाएं गुजरती हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सुएज नहर। मिस्र के सनाई प्रायद्वीप से बनाई गई सुएज नहर को विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाजों के आगमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका किस महाद्वीप में सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, पनामा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा पर एक संकरे भाग से जुड़े हैं, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संबंध में विचार कीजिए। इस महाद्वीप से पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। गलत है दोस्तों, विपरीत है। यानी कि इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जिसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। एकदम सही है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों ओर से महासागरों और समुद्र से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
अटलांटिका महाद्वीप के संबंध में विचार कीजिए। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्व किनारे पर स्थित है। गलत है, यह यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। अटलांटिका महाद्वीप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर बहता है स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव वृत्त में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतें ढकी रहती हैं, इसलिए यहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं, जैसे भारत का गंगोत्री, मैत्री और भारती है। आकार अगला है दोस्तों, आकार के आधार पर महासागरों का क्रम कौन सा है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा है हमारा प्रशांत महासागर। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर आ गया आपका अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पर आ गया दोस्तों आपका हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आ गया आपका दक्षिण महासागर और दोस्तों पांचवें नंबर पर आ गया आपका आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसे महासागर से संबंधित है? यह कथन किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्र से बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा गहरा है। इस महासागर में एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरी ओर उत्तरी व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर के संबंध में यह कथन ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोता सिरा व पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। सही है एकदम। अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी चौड़ी है। गलत है, दुरंत है इसकी, यानी कटी फटी रेखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तपन कहा जाता है। एकदम सही है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण होती है। यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों, प्रशांत महासागर इसको बोलते हैं आपको, यह लगभग वृत्ताकार है दोस्तों। हिंद महासागर आपका त्रिभुजाकार है और जबकि अटलांटिक महासागर आपका, आर्कटिक महासागर रहा आपका उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में और अटलांटिक महासागर रहा आपका अंग्रेजी का अक्षर एस के आकार का। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है दोस्तों। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर यह दोस्तों अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह लगभग त्रिभुजाकार है दोस्तों। इसके पूर्व व पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। वायुमंडल माध्यमंडल किन मंडलों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच। दोस्तों जैसे शुरू करते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, माध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। सही क्रम यह है इनका। ये अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। एकदम सही है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। यह भी ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के विभिन्न स्थलरूपों के उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार व मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। एकदम सही है दोस्तों। पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। यह भी ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरावली। भारत की अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। एकदम सही है दोस्तों।
पर्वत के एक रेखा क्रम में उपस्थित पर्वत के एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित श्रृंखला कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ठीक हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ व शिखर शंक्वाकार होते हैं ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका भ्रतोस पर्वत कहा जाता है। अब दोस्तों मिलान है आपका कौन सा सही है? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, गलत है दोस्तों। वालसेज पर्वत भ्रतोस पर्वत है, एकदम सही है। माउंट किलिमंजारो आपका ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी, दूसरा और तीसरा ठीक है। मनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। मनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसके ऊपरी भाग में मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ सौ मीटर से लेकर हजारों मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों का उदाहरण है। केन्या, तंजानिया, युगांडा के पूर्वी अफ्रीका के पठार और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा कोयला मैग्नीशियम बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। मैदानों के संदर्भ में विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों के कण बने होते हैं, सही है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, यह भी ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर कितना है? तो इसका राइट आंसर है आपका 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर के माध्य। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो दोस्तों पश्चिम से अगर हम बात करते हैं 68 अंश पूर्व से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के माध्य। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम उपयुक्त सभी राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ। देखो दोस्तों, चीन हुआ, नेपाल हुआ, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है स्थलीय सीमा भारत की। निम्नलिखित में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ दोस्तों 4096 किलोमीटर भारत की सीमा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक हो गया त्रिपुरा और एक हो गया आपका सिक्किम, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन सी। जैसे कि दोस्तों सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ घिरा हुआ, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। भारत को कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 राज्यों के साथ। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये 7 राज्य हैं दोस्तों, जैसे कि जम्मू कश्मीर हुआ हमारा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ। उत्तराखंड हुआ आपका नेपाल और चीन के साथ। सिक्किम हुआ नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश हुआ आपका चीन, भूटान, म्यांमार के साथ। असम हुआ आपका भूटान और बांग्लादेश के साथ। और पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ। मिजोरम हो गया आपका दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो दोस्तों 3 देशों के साथ 1, 2 और 3 राज्य ऐसे हैं जो कि 3 देशों के साथ भी करते हैं।
विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी बहती है। तापी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। एकदम ठीक है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गलत है दोस्तों। तापी नदी के उत्तर में अजंता व सतमला पर्वत स्थित है। गलत है। चलिए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अजंता व सतमला पर्वत नदी इसके दक्षिण में अवस्थित है। अगला है दोस्तों, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। यह श्रृंखलाएं दोस्तों, सबसे पहले बृहत्तम हिमालय, फिर आ गया आपका माध्य हिमालय, फिर आ गया शिवालिक हिमालय। इसे बोलते हैं बृहत्तम हिमालय, इसे बोलते हैं आपका माध्य हिमालय, इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए नदियों के नामों को ध्यान से पढ़िए। कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? दोस्तों, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी उपयुक्त सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां अपने मुहारे पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों। चलिए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टे की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है तथा नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं और जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अगला है दोस्तों, भारत का कौन सा द्वीप प्रबल द्वीप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, लक्षद्वीप। भारत में 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और प्रबल द्वीप है। यह केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। भारत में किस भाग में लौटते हुए मानसूनों से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। शरद ऋतु के समय में पवन स्थिर भागों से लौटते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस क्षेत्र में मौसमी वर्षा होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एकदम सही है दोस्तों। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतम वर्षा पवनीय वर्षा होती है। एकदम सही है। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही करता है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति एकदम सही है दोस्तों। ऊंचाई भी करती है, समुद्र से दूरी भी और उच्चावच भी उपयुक्त सभी करते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मानसिंहराम। विश्व का सबसे ऊंचा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसिंहराम मेघालय है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आपके, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, इधर दे रखा है ऑप्शन ए, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत के दोस्तों ये पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार में भी, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी और पश्चिमी घाट में भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पतियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े कांटे होते हैं। एकदम ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। खैर और बबूल कटीली झाड़ियाँ होती हैं। रोजवुड और महागोनी आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पीपल और नीम होते हैं दोस्तों पतझड़ वन। और पाइन और देवदार होते हैं आपके पर्वतीय वन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी।
चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इसका। जैसे कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड महागोनी आबनुसाद होते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पीपल नीम शीशम सागौन साल आदि। कटीली झाड़ियाँ खैर बबूल कैक्टस कीकर। पर्वतीय वनस्पतियाँ पाइन देवदार चीड़ आदि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में विचार कीजिए। ये वनस्पतियाँ खारे पानी में रह सकती हैं, एकदम ठीक है। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ा। मैंग्रोव वनस्पतियाँ खारे पानी में भी रह सकती हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सुंदरवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हिमालयी क्षेत्र में। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कच्छ रण गुजरात में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।